नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से 6.5 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चल रहा है काम। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवाद के समाधान के लिए 14 जनवरी के बाद से जिला और अंचलवार होगी समीक्षा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET का परिणाम जारी, 2,56,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, कल राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में शीत दिवस की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से 6.5 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रगति की 50वीं बैठक के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने राज्य के विकास में लगातार केंद्र से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। बिहार जैसे गरीब राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और केंद्र जो डायरेक्ट तौर पर अपना इन्वेस्टमेंट किसी राज्य में करता है उसमें लगभग 6,58,189 करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए गौरव का क्षण है। मैं प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में रेलवे की 1,38,000 करोड़ रुपए की लागत से 38 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत 98,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 10 परियोजनाएं प्रगति पर हैं और इनमें 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 124 परियोजना चल रही है जिसमें 97,864 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा है, जिसमें 124 योजना में आज सरकार ने सारे इशू को रिजॉल्व किया है। दूसरी तरफ पावर सेक्टर में 10 योजना है, 10 योजना के लिए सारे इशूज को रिजॉल्व किया है। लगभग 79,889 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट बिहार में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है। श्री सिन्हा आज भागलपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार सीधे नागरिकों की सुनवाई और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर फोकस कर रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त आवेदनों को डिजिटल पोर्टल पर दर्ज कर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जनवरी के बाद से जिला और अंचलवार विभागीय कार्यों की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए CSC सेंटर खोले जाएंगे। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति खत्म करेंगे। द्रव्य, दबाव और दलाली की संस्कृति को पोषित करेगा, उनकी खैर नहीं हो। जनून काम में कलम काटना नहीं चाहिए और गलत काम को छोड़ना नहीं। CSC सेंटर को हमने खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी ताकि समय ये काम का निष्पादन हो सके। 14 जनवरी के बाद जिलावार एवं अंचलवार गहनता मासिक समीक्षा की जाएगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अधिकारियों को समय पर विभागीय परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। सिवान में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। विभाग के तहत चलने वाली योजनाएं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार से और बेहतर हो पाए, जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें किस प्रकार से गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए, परियोजनाएं समय पे पूरी हों, इन सभी बातों को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। जो कुछ खास मुद्दे रहे इस बैठक में, पूरे बिहार में और जिला में पंचायत सरकार भवन माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका निर्माण समय पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। इन चीजों को लेकर पदाधिकारियों से बातचीत हुई, इससे स्टेटस लिया गया। प्रदेश के प्रमुख बस स्टैंडों पर जीविका दीदी की रसोई खोली जाएगी।
पहले चरण में पटना के बांकीपुर और फुलवारीशरीफ बस स्टैंड के अलावा बिहारशरीफ, सीतामढ़ी, दरभंगा और सहरसा समेत 19 बस स्टैंड परिसर में जीविका दीदी की रसोई खोली जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईआरसीटीसी घोटाले में निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिका में लालू प्रसाद ने आईआरसीटीसी घोटाले में अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। पटना उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू 7 जनवरी को शपथ लेंगे। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की आज जयंती है। इस अवसर पर पटना के राजेंद्र नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, रामकृपाल यादव, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाद में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सरकार ने सुशील मोदी की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिमा का अनावरण में हुआ है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं बिहार की सरकार को कि सुशील जी का मूर्ति का निर्माण कराया, पार्क घोषित किया और सरकारी रूप से हर वर्ष राजकीय समारोह मनाया जाएगा, ये भी निर्णय लिया है। इधर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी सुशील कुमार मोदी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET का परिणाम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में कुल 2,56,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पेपर 1 में 16 विषयों की परीक्षा CBT के माध्यम से ली गई थी, जिसमें 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 62.56% है। इसके साथ साथ पेपर 2 में CBT के माध्यम से कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 1,02,156 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और यह कुल संख्या का 52.17% है। इस प्रकार इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थियों में से 2,56,301 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सर्द पछुआ हवा के चलते पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कयाजी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राज्य के 30 जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। कल सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कई जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। दिनांक 6 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भागों के अनेक स्थानों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अरिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी एवं नवादा जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए होने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में खतबात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया।
सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि यह पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री की कार्यशैली का प्रमुखता से वर्णन है। यह पुस्तक उर्दू भाषा में है और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। दरभंगा की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी मोहम्मद प्यारे को 20 साल कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अररिया व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट मामले में 2 दोषियों रॉबिन यादव को 3 वर्ष और दिलखुश यादव को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पटना के इलाहीबाग स्थित एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण अगलगी की घटना हुई। पूर्णिया में साइबर अपराधियों ने एक अवकाश प्राप्त शिक्षक से सीबीआई अफसर बनकर 35 लाख रुपए ठग लिए। इस मामले में पीड़ित ने स्थानीय साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सारण जिले के मशरक थाना परिसर के पास स्थित एक मंदिर से चोरों ने राम जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु से बनी प्रतिमा चोरी कर ली। इन प्रतिमाओं का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताया जाता है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर साहेबगंज मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बक्सर जिले के बगेनगोला थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर चौरस्ता के पास से पुलिस ने 25,000 रूपये के इनामी अपराधी विजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पर 8 मामले दर्ज हैं। पटना के राजीव नगर से पुलिस ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्तौल बरामद की गई है। सारण जिले के करखा थाना क्षेत्र अंतर्गत वाजिदपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 2,593 लीटर शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वहीं सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र के चांदपीपर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 4 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। सहरसा नगर थाना क्षेत्र के गंगचला चौक के पास से पुलिस ने 2 तस्करों को 6 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से पिटाई के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से 6.5 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चल रहा है काम। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भूमि विवाद के समाधान के लिए 14 जनवरी के बाद से जिला और अंचलवार होगी समीक्षा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET का परिणाम जारी, 2,56,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए सफल। और कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, कल राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व हिस्सों में शीत दिवस की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।